मीडिया ने मेरा चेहरा ऐसा बना दिया है। उन्हें तो एक विलेन चाहिए होता है, तहरीरी ज़ुबान है और भड़काऊ भाईजान और भड़काऊ मौलाना, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आज भी ये कहा जाता है कि दंगे के मुजरिम हैं, और हम मुसलमान इतनी भोली कौम है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ धोखा करती रही। खुद बम मार के और ये कहना कि मुसलमान ने बम मारा है, कि हमारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर में मार डालना, हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लेना, जेलों में डाल देना, बाइज्जत बरी होकर आए हैं। उन 20 सालों का कौन हिसाब देगा? वो शहीद हैं या आतंकवादी हैं, ये तय होना चाहिए। जो मुस्लिम है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उसको मुस्लिम की नजर से नहीं देख रहे हैं। नहीं, मैं तो जो हिंदू गलत काम अगर कर रहा है तो आप उसको हिंदू की शक्ल में क्यों देखते हैं? असल बात यह है कि जो बम मारा करते थे, उन्होंने अब अपनी सरकार आ गई है तो ये तमाम चीजें बंद कर दी हैं। मुसलमान न कल आतंकवादी था, न कल आतंकवादी हो सकता है। आजाद कराने में हमारा हाथ था। ये लोग कहाँ थे? ये तो जूतियां चाटने में मशगूल थे अंग्रेजों की। ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, यही बम फोड़ने वाले लोग थे और यही ये दंगा फसाद करने वाले लोग हैं। कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, मैं कोई डेटा नहीं। मैं सबूत हूँ इस बात का। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, लेकिन आपको लगता है वो हो भी सकता है? मुझे आप आतंकवादी भी कह सकते हैं चैनल वाले, और देशद्रोही भी कह सकते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मैं आपके घर में यहाँ बैठी हूँ, मुझे अपना कागज दिखाइए, घर का कागज दिखाइए, तो मैं आतंकी हो गई। अभी देश में क्या है ना, महमूद मदनी साहब के कुछ बयान हैं। हमारे ज्यादा बड़ी समस्या है। महमूद मदनी साहब हैं समस्या? महमूद साहब के पास कागज है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि लागू होनी चाहिए। मेरे पास कागज नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी था और इंशाल्लाह हिंदुस्तानी रहूंगा। कागज नहीं दिखाऊंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी बैरिस्ट्री से तो मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हुआ। ओवैसी साहब हिंदू और मुसलमान आमने सामने खड़े करने का काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भी इस वक्त और इस हालात को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी को सरेंडर करना चाहिए। कुछ लोग सामने से हाथ मिलाए हुए हैं, कुछ पर्दे के पीछे से हाथ मिलाए हुए हैं। ये दोनों हमारे लिए, मुस्लिम लीडरशिप के लिए और मुसलमानों के लिए बेहद घातक है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, बिजली बेच दी, सब कुछ तो बेचते चले जा रहे हैं। मस्जिद तोड़ देते हो, हम बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। रात में बुलडोजर आता है, मस्जिद गायब कर देते हो, दरगाहें गायब कर देते हो, हम सब्र करते हैं। सरकार अपनी नीयत पहले वाजे करे कि वो असल में करना क्या चाहती है। वो 3000 मस्जिदों की लिस्ट लेके घूम रहे हैं, 1 बाई 1। हमें अयोध्या ले ली, अभी हमें मथुरा और काशी बाकी है। अपनी कौम से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। घर पे बुलडोजर चल जाए, परवाह मत करना। अब इन बयानों के बाद फिर आपके जहरीले बोल जब कहे जाते हैं, इसके बाद तो लोग ये कहेंगे, जांच क्यों नहीं होती? नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। अच्छा, इसके पहले एसकेटी का आपने जितना भी एपिसोड देखा था उसमें मेरे साथ ज्योतिषाचार्यों को आपने देखा, हिंदू धर्म गुरुओं को आपने देखा, लेकिन आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि पहली बार मेरे साथ हैं मुस्लिम धर्म गुरु। अच्छा, टर्बुलेंस आने की भी संभावना इसी पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु जो मेरे साथ हैं उनकी छवि ऐसी है, या आप कहिए ऐसी बनाई गई है, जिससे ये लगता है कि वो जहां जाते हैं वहां विवाद साथ चलता है या वो खुद विवादित बोल बोलते हैं। अब सच्चाई क्या है, उम्मीद मुझे यही है कि पॉडकास्ट के अंत तक वो भी आज क्लियर हो जाएगा। तो हम सब मिल करके स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ हैं तौकीर रजा साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। शुरुआत में ही मैंने विवादों की तो खैर बात कर दी है, उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन आपको बड़ी सारी चीज़ों के चलते लोग पहचानते हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, अपनी पार्टी की आपने खुद स्थापना की, आप चुनाव लड़ते भी हैं, लड़वाते भी हैं। अब मुझे आप ये बताएं, आम हिंदुस्तानी तो हम सारे सब हैं ही, इन सब में आपका सबसे पसंदीदा डेजिग्नेशन कौन सा है, या आप खुद को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? मैं तो जितनी भी चीज़ें आपने कही हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं का मेरा ख़ानदान है। मैं अपने आप को धर्मगुरु वाली कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। मैं सियासी आदमी भी
ऐसा लगता है लोगों को कि मैं सियासत करता हूँ। चुनाव मैं नहीं लड़ता हूँ। चुनाव लड़वाए हैं जहाँ ये महसूस हुआ कि कोई अच्छा रास्ता बन सकता है हमारे मुल्क के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो रास्ता बन जाए किसी सूरत से। तो मैं चुनाव लड़ता नहीं हूँ, लेकिन समर्थन मेरा रहा है, रहता है। तो मैं सिर्फ मुस्लिम एक्टिविस्ट हूँ, और मुस्लिम एक्टिविस्ट भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया ने मेरा चेहरा ऐसा बना दिया है। उन्हें तो एक विलेन चाहिए होता है, और मैं कुछ भी बोलूँ अपने मुल्क की हिमायत में बोलता हूँ हमेशा, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करता हूँ। लेकिन हमेशा मेरी ज़बान, मैंने जब भी ज़बान खोली है उनको ऐसा लगा है कि जहरीली ज़ुबान है, और भड़काऊ भाईजान और भड़काऊ मौलाना, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाए गए हैं, सरासर वो बहतान हैं। क्योंकि जैसे मुझे कहा कि दंगे के आरोपी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुजरिम और मुल्जिम में फ़र्क होता है। मुझ पर इल्ज़ाम लगा था 2010 में, उस वक्त फिर 169 में वो तमाम चीज़ें ख़त्म की गई, क्योंकि जो तहकीक हुई उसमें ये पाया गया कि मेरा उसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं था। तो आज भी ये कहा जाता है कि दंगे के मुजरिम हैं और दंगाई जहनीत के हैं, आतंकवादी जहनीत के। पिछले दिनों एक समन आया था मेरे पास, उस समन को लेकर मुझ पर इतने हमले हुए, यहाँ तक कह दिया कि वो फरार हैं। मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज था मैं, फरार हैं और खाड़ी देशों में चले गए, जबकि मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, खाड़ी देशों में भाग गया है, खाड़ी देशों में भाग गया है। तो इस किस्म की भाषा इस्तेमाल की जाती है। तो आम आदमी और आम हमारे हिंदुस्तानी भाई हिंदू मुस्लिम में जो तफरीक पैदा करने का काम कर रहा है, ये मीडिया ख़ास तौर से इसके लिए सरकार को मैं उतना ज़िम्मेदार नहीं मानता हूँ जितना इस मीडिया को मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ, जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और सरासर झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा मैं सियासी आदमी हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूँ। मुझे जब ज़रूरत पड़ी है, जैसे अरविंद केजरीवाल बरेली गए, पहले जब चुनाव था, मैंने इनकी हिमायत की, साथ खड़ा हुआ, बाद में भी साथ रहा है इनके। लेकिन कभी मैंने इनसे कोई सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की। जो बन पड़ा, मुझे लगा कि भाई मेरे देश में कोई अच्छा माहौल बन सकता है, अरविंद केजरीवाल से मैं बहुत मुतासिर था, तो मैंने किया। ऐसे ही बहुजन समाज आया था, बहुजन समाज की हिमायत की। हमें लगा कि कुछ अच्छा रास्ता बन सकता है, अच्छाई का रास्ता बन सकता है, अमन शांति का, भाईचारे का माहौल बन सकता है। तो वक्तन फ़वक्तन मैं ये करता रहा हूँ, और मुखालिफिन को यही शिकायत है मुझसे, ख़ास तौर से आरएसएस को मुझसे ये शिकायत है, और हिंदूवादी वो जो संगठन हैं जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, उनको मैं किसी भी हालत में पसंद इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं अपने देश प्रेम की बात करता हूँ और अपने देश में भाईचारे की बात करता हूँ, एकता की बात करता हूँ। तो अब इस तफसील के साथ आप जो डेसिग्नेशन चाहें वो मेरे साथ लगा सकते हैं। नहीं, आपने कहा मुस्लिम एक्टिविस्ट, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे आप ये भी बताएं कि बिना आग के धुआं निकलता है क्या? आपने कहा विलेन की ज़रूरत रहती है, तो मुझे ये बताएं कि इतने बड़े मुल्क में तौक़ीर रज़ा साहबी क्यों विलेन दिखाई दी? क्या आप में वो खूबी है जो विलेन आपको बनाती है? तौक़ीर रज़ा खान में ये खूबी है कि इल्ज़ाम लगाने वालों का कभी विरोध नहीं करता हूँ, मैं कभी उनसे ये जाके शिकायत नहीं करता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, और इसीलिए उनकी हिम्मत होती है। वरना मुझसे मेरे वकील हजरात जो हैं उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को नोटिस जाना चाहिए, ये झूठी बात कर रहे हैं और इनका ये झूठ बंद किया जाना चाहिए, और इनको आप लिख के दें चैनल वालों को। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, ये जो कर रहे हैं ये इनका काम है, इन्हें करने दीजिए, और हम जो हैं, हम लोग जानते हैं हमें, और इसीलिए मुझ जैसे लोगों को नज़रअंदाज किया गया और मुझ जैसे लोगों की छवि ख़राब करने की कोशिश की गई। इसी वजह से मैं आज ये देख रहा हूँ कि लोगों का इन चैनलों से
तकरीबन दिल बुरा हो चुका है। लोग अब टीवी खोलना भी, घरों में टीवी हैं, लोग इन लोग पसंद नहीं करते उनको देखना। तो इन लोगों ने पत्रकारिता को इतना बदनाम कर दिया है कि, और अगर किसी वक्त हमारे मुल्क में माहौल बिगड़ता है, और ये इनकी कोशिश रहती है, मैं ये देखता हूँ, मैंने बार बार ये बात कही है कि अगर मुल्क का माहौल बिगड़ता है तो उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ये कट्टरपंथी या ख़राब ज़ुबान वाली ये चैनल जो है, ये उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। कट्टरपंथी नहीं है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कट्टरपंथी नहीं हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ, खालिस देश प्रेमी हूँ, और अपने हिंदुस्तान के तमाम लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ, और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान सबकी बात करता हूँ। आपने कहा कि आपको विलेन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप किसी की मुखालफत नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, किसी को कुछ कहते नहीं है। सरकार के बारे में आपने कहा है, आरएसएस के बारे में आपने कहा है, बजरंग दल के बारे में आपने कहा है। नहीं, वो तमाम लोग जो हमारे देश की एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारे देश को दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मैं नहीं, हर हिंदुस्तानी को जो अपने देश से मोहब्बत करता है उसको इन चीज़ों की मुखालफत करनी चाहिए। बात तो वही हो गई, नाक इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो फिर वही हो गई। नहीं तो मुखालिफत, देखिए, हाँ। अच्छाई का प्रचार करने के लिए बुराई की मुखालफत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अच्छाई को आपको आम करना है तो बुराई के खिलाफ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। और जिस तरह मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ आपसे, नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं, देश का माहौल इससे पहले का आप देख लें और इनके आने के बाद का देख लें, कितना फ़र्क आया है, कितने हालात बदले हैं। और मुल्क की संपत्तियों को, मुल्क की धरोहरों को बेचते चले जा रहे हैं। इन्होंने मुसलमानों को जब जब नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम किया है सॉरी, जैसे इन्होंने कहा कि हज सब्सिडी, पहले भी कहते रहे, और हम मुसलमान इतनी भोली कौम है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ धोखा करती रही। हज सब्सिडी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मिलता था, जिसे इन लोगों ने बंद किया। इनके बंद करने के बाद हमें ये पता चला कि वो हज सब्सिडी हमें कभी मिली ही नहीं, वो एयर इंडिया को जाती थी, और हमारे हज के पैसे से एयर इंडिया चल रहा था। और इन्होंने आके ये कि मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचा सकते, हज सब्सिडी इन्होंने बंद की। हज सब्सिडी बंद करने के बाद आलम ये हुआ है कि एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि उसे बिलाखिर बेचना पड़ा। अब ये बताइए कि मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हुआ, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आज हमारे देश की अपनी कोई एयरलाइन नहीं है। छोटे छोटे ममालिक हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, छोटे छोटे देश है। और बांग्लादेश तो हिंदुस्तान का पोता है, बेटे का भी बेटा, तो उनकी भी अपनी एयरलाइन है। और हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा देश है, उसकी अपनी कोई एयरलाइन नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और ये कारनामा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंजाम दिया है। तो इन तमाम चीज़ों की, देश का जो नुकसान हो रहा है, देश से जो प्यार करते हैं वो अगर इस पे खामोश रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका देश प्रेम जो है वो ढकोसला है। मैं इसे नज़रिए की लड़ाई और विचारधारा की लड़ाई क्यों ना मानूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के बाद का भारत और पहले का भारत देख लो। यही तो वो भी कहते हैं, मोदी सरकार के पहले का भारत और बाद का भारत देख लो। तो क्यों नहीं मैं ये मानूं कि ये तो विचारों का अंतर है। जो ये कह रहा है कि मोदी सरकार के बाद का भारत ज़्यादा बेहतर है, वो ये मानने राजी नहीं है कि पहले का भारत ज़्यादा अच्छा था। और आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के बाद का भारत बिगड़ गया, तो आप ये मानने राजी नहीं है कि इसके बाद कुछ अच्छा हुआ। थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। वजाहत कर दूं मतलब क्लैरिफाई। अच्छा, हाँ। कि 2014 से पहले हाँ।
मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। हमारा उनसे भी इतना ही कड़ा विरोध रहा है। जब जब उन्होंने गलत काम किए हमने उनका भरपूर मुखालफत करने का काम किया है। जैसे 2014 से पहले आपको याद होगा कि मुल्क में कितना आतंकवाद हुआ करता था। आतंकवाद, ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद को कंट्रोल किया है आने के बाद। वो आतंकवाद खुद बम मार के, और ये कहना कि मुसलमान ने बम मारा है, और फिर सरकार का ये रवैया हमारे साथ कि हमारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर में मार डालना, हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लेना, जेलों में डाल देना। 20-20 साल के बाद बाइज्जत बरी होकर आए हैं, उन 20 सालों का कौन हिसाब देगा? ये कारनामे कांग्रेस ने किए, हमारा उनसे भी विरोध रहा है। और आज जो हो रहा है, लेकिन फिर भी तो आप कह रहे हैं कि 14 के पहले का भारत ज्यादा अच्छा था। नहीं, 14 के पहले का भारत इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूं कि उस वक्त ऐसी नफरतें नहीं थी। जो आम आदमियों में जो नफरतें बोने का काम किया है वो इस मीडिया ने किया है, जो जिसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। इसने जो काम किया है, ये नफरतें उस वक्त नहीं थी। बहरहाल लोग साथ बैठते थे उस वक्त। वो कहते हैं ये काम आपके भड़काऊ बयान ने किया है। मैं तो 2014 से पहले भी इसी तरह से बात करता था। हाँ। और हुकूमत से इसी तरह लड़ता था। अगरचे 2009 में मैंने उनकी हिमायत की थी, लेकिन 2009 के फौरन बाद मेरा उनसे झगड़ा हुआ, और उनके सारे खिलाफ जो कारनामे थे उनकी मैंने मुखालिफत जब साथ दिया उनका, तब पूरा भरोसा था उनके ऊपर। नहीं, साथ इसलिए दिया था कि उन्होंने कुछ वादे किए थे। जैसे उन्होंने मुझसे वादा किया, और बहुत सी शराइत थी, उनमें एक शर्त ये भी थी कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई जाएगी। बटला हाउस इनकाउंटर में जो बच्चे मारे गए वो शहीद हैं या आतंकवादी हैं, ये तय होना चाहिए। हम उन्हें शहीद कहते रहे, आप उन्हें आतंकवादी कहते रहे, ये ठीक नहीं है। ये तय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अगर उन बच्चों की जांच नहीं कर सकते तो कम से कम उस इनकाउंटर में जो एक इंस्पेक्टर क्या मोहन शर्मा थे, उनका भी देहांत हुआ था, तो उनकी मौत की जांच कराई जाए कि उनकी मौत कैसे हुई थी, आतंकवादियों की गोली हुई थी या क्या हुआ था। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसकी जांच कराएंगे। और सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ ये एक वादा था नहीं, जिस पे आपने समर्थन। बहुत सी ऐसी बातें थी। मैंने एक बात बताई जो आमतौर से लोगों के मतलब पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान तमाम लोग जिससे वाकिफ हैं। L18 इनकाउंटर बहुत मशहूर हुआ था, और आज तक मैं ये कहता हूँ कि आज भी अगर जांच हो जाए, बम्बई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, आज भी अगर उसकी जांच हो जाए, आज भी ये मामला बदल जाएगा। वो जो मुद्दा मैंने उठाया था ना, वो यहीं पर रह गया। जब आपने समर्थन किया था तब आपको कांग्रेस की नीयत पर शक नहीं था। देखिए, आपने जो वादे किए, हाँ। मैंने उन पर भरोसा किया, और फिर अमली तौर पे मैंने ये देखा कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। उन्होंने बटला हाउस की ही जांच कराने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके चरित्र पर आपको शक था या नहीं? जब 2009 में शक अगर ना होता तो हम उनके साथ होते, हम उनके खिलाफ ना होते। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, उन्होंने मदद चाही, तो हमने इन शराइत पे हम आपकी हिमायत कर सकते हैं, तो उन शराइत पे वो खरे नहीं उतरे। उसके बाद हमारी मुखालफत शुरू हुई उनके साथ। तो वादे करके आपको भरमाना बहुत आसान है, इसका मतलब? नहीं, इससे पहले 2009 में, उस वक्त मेरी पार्टी चल रही थी, काम कर रहा था, और कांग्रेस से मेरी पार्टी का अलायंस हुआ था। और उस वक्त हमारा उनका ये तय हुआ था कि हम लोकसभा में आपकी मदद करेंगे, लेकिन विधानसभा में हम अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने इसको तैयार हो गए। हाँ। सोनिया जी से भी बात हो गई, राहुल जी से भी बात हो गई, सब तय हो गया। उस वक्त हमने इनकी मदद की, इनकी सरकार बनी। लेकिन जब विधानसभा का टाइम आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 20 के बजाय 25 पे लड़िए, लेकिन सिंबल हमारा रखिए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पार्टी मर्ज कर दूं।
तो मेरा उनसे इख्तिलाफ हो गया। ये 4 की बात है। भूल रहे हैं आप? मैं भूल रहा हूँ। ये 9 की ही बात है मुझे नौ- लगता है। नहीं, 9 तो 4 की ही बात है। अच्छा। 4 से 14 तक रहे माननीय मनमोहन सिंह जी। उनके 10 सालों में मुल्क में जो आतंकवाद था, उन 10 सालों में जो अफरा तफरी का माहौल बना था और हर तरफ मुसलमान, कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ, वो चाहे पब्लिक प्लेस पे हुआ, किसी मस्जिद पे हुआ, किसी मंदिर पे हुआ, हर बम ब्लास्ट के बाद मुसलमान को गिरफ्तार किया गया और मुसलमान को ही आतंकवादी समझा गया। मुसलमान गिरफ्तार किए जाते रहे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हेमंत करकरे आपको याद होंगे, देश को उन्हें याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जिसकी भी, वो शहीद वतन है, अपने देश के लिए उसने जान दी। उसको आज कोई याद करने को तैयार नहीं, उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर हेमंत करकरे उस बम्बई आतंकवादी हमले में शहीद ना हुए होते, और मेरा मानना ये है कि बम्बई पर आतंकवादी कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि वो जो आतंकवादी आए थे वो खुद नहीं आए थे, बुलाए गए थे, हायर्ड थे, और वो सिर्फ हेमंत करकरे और उनकी टीम के लिए ही बुलाए गए थे। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो सारा आतंकवाद उनके सारे लैपटॉप में मौजूद था, सारी चीज़ें उनके पास थी, और वो सारे लोग जो आज सत्ता सुख भोग रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर हेमंत करकरे ना मारे गए होते, शहीद ना हुए होते, तो ये तमाम लोग जेल में होते। अब इन बयानों के बाद फिर आपके जहरीले बोल जब कहे जाते हैं, इसके बाद तो लोग ये कहेंगे, जांच क्यों नहीं होती? मैं कहता हूँ जांच होनी चाहिए, ईमानदाराना जांच अगर होगी। आप उस पे भी सवाल खड़े कर देंगे फिर? नहीं, हम तो आप कहेंगे कि नहीं, हमें जांच पर भरोसा नहीं है। मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ। जहाँ गलत लगता है मैं गलत को गलत कहता हूँ, और ये गलत कहना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हट सकता। वजह इसके पीछे की कुछ आपके पास क्लू है? मैं जो हालत देख रहा हूँ, हालातों के बल पे एक बात समझ लीजिए, अंदेशा लगाकर, अंदेशा लगा के नहीं, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, आप सफाई दीजिए, आप बताइए कि हम वो सारे बम ब्लास्ट किसने किए, और वो बम ब्लास्ट आखिर में पहुंचता है अजमेर शरीफ की दरगाह पर। यदि ऐसी साजिशें कि मुसलमान ही मारा जाए, मुसलमान ही की जायदाद तबाह हो और मुसलमान ही गिरफ्तार किया जाए, ये इसके पीछे मुसलमानों के खिलाफ वो ताकतें जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में जलील और ख्वार करके रखना चाहती हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम डालना चाहती, ये उनकी साजिश का एक हिस्सा है। इसकी जांच अगर हो सकती है तो मैं ये समझता हूँ कि ईमानदाराना जांच नरेंद्र मोदी को कराना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये झूठा इल्ज़ाम है तो सरकार को जांच बैठानी चाहिए। दर्द ये है कि मुस्लिमों के ऊपर आरोप लगा और वो पकड़े गए। दर्द ये नहीं है, तो किसी भी दर्द ये है कि मेरा बच्चा 20 और 25 साल के बाद जब वो बाइज्जत बरी होकर आता है, उन 20-25 सालों का हिसाब आज तक किसी ने नहीं दिया, और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर और उसको गिरफ्तार करने का काम जिसने किया उसकी कोई जांच नहीं की गई, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। हमें तकलीफ इस बात की है। आपके अंदेशे के बल पर जांच हो जाए, लेकिन उनके अंदेशे के बल पर किसी पर केस ना हो। देखिए, अगर आपकी बात में मेरा इल्जाम अगर तो गलत है, देश बड़ा या एक शख्स बड़ा? देश बड़ा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, देश में एकता और भाईचारे के लिए, अमन और शांति के लिए कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले फटा करता था, वो बम 14 के बाद कहां चला गया? ये लोग कहते हैं कानून मजबूत कर दिया सरकार ज्यादा। हाँ, मैं दरअसल कह दूं, हाँ। इन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद को कंट्रोल किया। क्या कानून में उस वक्त सजा नहीं थी? क्या कानून उस वक्त आसान था?
असल बात यह है कि जो बम मारा करते थे उन्होंने, अब अपनी सरकार आ गई है तो ये तमाम चीजें बंद कर दी हैं। मुसलमान न कल आतंकवादी था न कल आतंकवादी हो सकता है। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और तन्हा इस्लाम वो मजहब है जिसमें हुब्बुल वतनी, देश प्रेम, ईमान का हिस्सा है। अगर देश प्रेम नहीं है तो वो पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, बड़ा आरोप आप नहीं। कह रहे हैं बीजेपी जो देश बम फुड़वाया करती थी, मैं बिल्कुल, बीजेपी ही बम प्लांट कराते थे। ये तमाम हिंदूवादी संगठन जो मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं, जो अपने देश को नुकसान, उन्हें अपने देश से कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, अगर मोहब्बत होती तो ये जब देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये कहाँ थे? तब हम थे। आज़ाद कराने में हमारा हाथ था। ये लोग कहाँ थे? ये तो जूतियां चाटने में मशगूल थे अंग्रेजों की। तो मेरी मैं जो खुलकर बात करता हूं, हाँ। इसके लिए मुझे आप आतंकवादी भी कह सकते हैं चैनल वाले, और देशद्रोही भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे जो इल्ज़ाम हैं मुझे सेटिस्फाई करना मेरे देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कुछ ठीक हो रहा है मुझे बताइए। इल्जाम के पीछे कोई मजबूत तथ्य भी तो होना चाहिए। मजबूत तथ्य मेरे पास यही है, हाँ। कि 14 से पहले बम रोज फटा करता था, 14 के बाद वो बम गायब हो गया। अब ये फिर ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि यही लोग बम मारते थे और मुसलमानों को बदनाम करते थे, और उस वक्त की सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये तमाम काम किए जाते थे। और आज चूंकि आपकी सरकार है इसलिए आपको आतंकवाद नहीं दिख रहा है। रोज लिंचिंग, अब वो आतंकवाद नहीं हो रहा, अब आतंकवाद दूसरे किस्म का, रोज लिंचिंग हो रही है, जानो माल लोगों के महफूज नहीं है। सरेआम किसी भी बूढ़े बुजुर्ग की दाढ़ी और टोपी देखकर बेइज्जती की जाती है। उन नौजवानों की नौजवानी पे मैं लानत भेजता हूं जो बूढ़े आदमी की, जिसे एहतराम करना चाहिए, जो एहतराम का मुस्तहिक है, उसको नौजवान, कैसी जवानी है तुम्हारी जो एक बूढ़े पे तुम अपनी जवानी दिखाते हो? तो इन तमाम आतंकवादियों को, इन तमाम जो देश में अफरा तफरी का, इनकी सरपरस्ती आज सरकार कर रही। उस वक्त आतंकवादियों का काम कर रहे थे, आज ये आतंकवादी गली गली घूम रहे हैं और उस वक्त बम मारा करते थे, आज ये खुद जिंदा बम बने हुए हैं और जहां चाहते हैं दंगा फसाद कर देते, जहां चाहते हैं जिसको लिंचिंग कर देते। हर आतंकी मुस्लिम नहीं होता ना, आप ये मानते हैं? कोई आतंकी मुस्लिम नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का कोई आतंकी कभी मुसलमान नहीं रहा है। तो ये मुसलमान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम हिंदूवादी संगठनों का बोहतान है, इल्जाम है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। जब हर मुसलमान या कोई मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता तो जिनके ऊपर लिंचिंग का आप आरोप लगा रहे हैं उन्हें एक धर्म विशेष से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो कौन लिंचिंग कर रहा है? मेरी बात पूरी सुनिए। लिंचिंग कर कौन रहा है? मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब जो मुस्लिम है अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उसको मुस्लिम की नजर से नहीं देख रहे। नहीं, मैं तो जो हिंदू गलत काम अगर कर रहा है तो आप उसको हिंदू की शक्ल में क्यों देखते हैं? पैमाना तो बराबर होना चाहिए। पैमाना बराबर है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि जितना आतंकवाद 2014 से पहले था वो मुसलमानों पर झूठा इल्जाम था। इन लोगों ने जो आज इस किस्म के काम कर रहे हैं, लिंचिंग वगैरह में मशगूल हैं, ये लोग उस वक्त बम मारने का काम किया करते थे। कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई डेटा नहीं। मैं सबूत हूं इस बात का। सिर्फ तौकीर रजा साहब कह रहे हैं तो सरकार उसकी जांच करवा ले, निष्पक्ष जांच करवा ले, और उसके बाद भी जो रिजल्ट आए तो तौकीर रजा साहब ये कहेंगे कि हाँ सही है। पहले जांच कराने को तो तैयार हुई है। हाँ। पहले जांच कराने के लिए तैयार हो जाइए। इल्जाम लगा देंगे तौकीर साहब, आप कहेंगे अब इसकी जांच करवाओ, फिर आप तीसरा कह देंगे, कहेंगे मैं जीता जागता सबूत हूँ, जो मैं कह रहा हूँ इसकी जांच करवाओ। कोई आधार तो दीजिए आप। ये पत्रकारिता की भी जिम्मेदारी है और पत्रकारों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि पत्रकारिता, हम पहले ये देखते थे कि कोई भी खबर है उसकी तहकीक की जाती थी, बाकायदा जासूसों की तरह लोग काम करते थे और जो सही खबर है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता था। आप दीजिए ना, मैं तो कह रही हूँ, मैं इस पर गौर करने को तैयार हूं। आज जो बातें मैं कह रहा हूँ, तथ्य आप दीजिए। इस तरफ जरा सी तवज्जो दे। अगर इस तरफ आप गौर से देखेंगे, तौकीर साहब बारीक बीनी से अगर इस तरफ आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तवज्जो दे रही हूँ तौकीर साहब, आप मुझे कोई तथ्य दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए, एक मात्र एक
उससे ज्यादा नहीं मांगूंगी। सिर्फ ये कहने से कि 2014 के पहले ये नहीं हो रहा था और अब ये बदल गया है, सिर्फ यही एक मेरा पैमाना है और जांच हो जाए। मुझे एक तथ्य आप दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आलती पालती मारकर बैठ गई हूँ। हाँ बिल्कुल, अब बहुत आप अच्छा मुझे है। बताएं अब आप। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ 2014 से पहले बम फटा करते थे। ये तो तीसरी सुनिए, बार आप बता रहे हैं। सुनिए, हाँ 14 के बाद वो बम गायब हो गया। अब लिंचिंग और इस किस्म का माहौल बना दिया गया है। और जो माहौल है तथ्य इस नहीं, देखिए अब कुछ तथ्यों की तो मैं जाऊंगी जांच करवाइए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। मेरा ये मोबाइल है, ठीक है, ये खो गया। अब मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने कहा जी मेरा मोबाइल गुम गया, मैं तौकीर साहब के घर गई थी। ये मैं कहूँगी ना तो ये मोबाइल वर्किंग होना चाहिए, ना तो ये मोबाइल ऑन होना चाहिए, ना तो इसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी तो वो कहाँ पे है पता होनी चाहिए। अब मोबाइल तो मेरे पर्स में है, ये मैंने पर्स में डाल दिया और अब मैं जाकर पुलिस स्टेशन कहूँ कि मैं तौकीर साहब के घर गई थी, मोबाइल गायब हो गया, मुझे पूरा शक है कि तौकीर साहब के घर में ही है, वहीं पर चोरी हुआ है। कुछ तो होगा ना तथ्य। जांच कराइए ना। अब फिर वही बात, हाँ, तौकीर साहब ने क्या किया, जांच कराओ। सारे बम विलास और जितने हमारे लोगों पर इल्जाम लगा वो बाइज्जत बरी होके आए। बम तो फटा था, मैं ये कहता हूं बम फटा था। अगर मुसलमान की जांच हो गई और वो बाइज्जत बरी होके आ गया तो बाइज्जत बरी हो जाना काफी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि वो बम फटा कैसे, खुद ब खुद तो नहीं फटा, किसी ने तो बम मारा है। अगर वो बाइज्जत बरी हुआ है तो वो जो असल में जिसने बम मारा है वो क्यों नहीं पकड़ा गया, मेरा सवाल ये है। बात लेकिन वही की वही रह गई। नहीं तो ये तमाम चीजें तो देखिए ये जांच का विषय है। मैं मानने ये जांच का विषय है। मैं 100% आपकी बात मानने राजी हूँ। उस वक्त यही लोग उन लोगों की सरपरस्ती किया करते थे और वही लोग आज इस तमाम जो देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम संगठनों की सरपरस्ती हुकूमत करने का काम कर रही है। इसका मतलब ये कि उस वक्त यही लोग आपके संपर्क में थे और इन्हीं के जरिए आप वो तमाम काम करवाया करते थे। मतलब आपने निकाला तो मतलब तो मैं तो इल्जाम लगा रहा हूँ, आप जज कराइए। ये प्रेमी मैं प्रेमिका पुलिस वाली में रिपोर्ट स्टोरी लिखा है। रहा हूँ, पुलिस की जिम्मेदारी है जांच करे मेरा इल्जाम सही है या गलत है। ये प्रेमी प्रेमिका वाली स्टोरी मैं फांसी है चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अरे तौकीर साहब, अगर ये मेरे इल्जाम झूठे साबित हो जांच में, उन तमाम इल्जामों के मैं तनहा सजा काटने के लिए तैयार हूँ। ये भी आपकी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन पूरा महकमा लगा दिया जाए, अफसर लगा दिए जाएं, जांच बिठा दी जाए सिर्फ इस बात पर कि तौकीर साहब फांसी चढ़ने को तैयार है अगर गलत नहीं होता। वो तमाम बम जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मारे गए, नुकसान हिंदुस्तान का कितना हुआ और मुसलमानों का कितना हुआ, किसी तीसरे का नुकसान बताइए। मेरे देश का नुकसान हुआ, मेरे समाज का नुकसान हुआ, तीसरे का नुकसान बताइए। बिल्कुल ठीक बात, मैं साथ हूं आपके। और आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे देश का नुकसान हो रहा है, मेरे समाज का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो ये नुकसान करने का काम कर रहे हैं हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। ये सामने की बात है। ये आखिरी लाइन के पहले तक मैं पूरा सहमत हूं आपके साथ। सिर्फ आखिरी लाइन जो है कि जो ये काम कर रहे हैं हुकूमत उनकी सरपरस्ती करे। अब इस बात को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ क्योंकि हम 1 घंटा भी इस पे बहस कर लेंगे ना, कोई इसका अंत नहीं होगा तौकीर साहब। लेकिन आखिर इस बात के आखिर में मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। ना आप ये मानने राजी हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ना वो ये मानने राजी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। ये 2 विचारधारा क्यों है? हिंदुस्तानी विचारधारा होनी चाहिए ना। हिंदुस्तानी आज की सरकार जो है वो अलल ऐलान उसने तो बाकायदा ऐलान किया हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों इन लोगों को कपड़ों से पहचानो, इनकी शक्लों से पहचानो, खुलेआम। और मस्जिदें रात दिन मस्जिदों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोग हर कौम में हैं। किस कौम में है? मेरी कौम में बताओ कौन है? मैं अपनी कौम की जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं अपने नौजवानों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। मेरे यहाँ ना कोई आतंकवादी है ना कोई दंगा फसादी है। हम पर फसाद मुसल्लत किया जाता है, हम पर आतंकवाद मुसल्लत किया गया था। हम ना आतंकवादी थे न दंगाई हैं, हम अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और
ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, यही बम फोड़ने वाले लोग थे और यही ये दंगा फसाद करने वाले लोग हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, लेकिन आपको लगता है वो हो भी सकता है? हम तो क्यों संविधान नहीं से हो चल रहे हैं सकता? ना। क्यों नहीं हो सकता? आज बताइए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुसलमानों की बस्तियों में आप जाकर देखिए, मुसलमानों की बस्तियों का कितना बुरा हाल है। सरकार हमारी है, हमारे देश की सरकार है, हम देश का एक हिस्सा हैं, हमारे मोहल्ले, हमारी बस्तियां देश का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे बराबर के मोहल्ले में सफाई सुथराई है, हमारे यहाँ कोई देखने आने वाला नहीं है। हमारे साथ जो तासुब किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ जो नफरत करने का, एक बात जो आपकी भी शायद अभी तक इल्म में ना आई हो, मैं एक बात बताता हूँ। अंदर अंदर ये हिंदूवादी संगठन हमारे हिंदुस्तानी बच्चों का जहन खराब करने के लिए किस किस्म की साजिशें रच रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। इन्होंने कहा कि रामायण के हवाले से इन्होंने बात की, क्योंकि धर्म वाली घुट्टी जो पिलाते हैं तो आसानी से लोगों की समझ में आ जाता है। इन्होंने कहा कि रावण और राम का युद्ध हुआ, रामराज कायम हो गया, उधर सुग्रीव बैठ गए, उधर रावण के भाई क्या नाम था उनका, वो बैठ गए, तो पूरे इलाके में रामराज कायम हो गया। अब वो रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, यही नाम है, जिसकी नाक काट दी गई थी, वो कोई ऋषि मुनि रहे होंगे, जो इनका कहना है। मैं किनका? अपनी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। नाम नहीं है कोई उसमें, संगठन। ये बाकायदा मीडिया में चल रहा है, चलाया जा रहा है, और हिंदू बच्चों का जहन खराब करने। अब सुने पूरी बात। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या मीडिया की बात कर रहे हैं? पूरी मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अच्छा, बच्चों का जहन कहाँ से खराब होगा? हर जगह कहीं से भी हो सकता है। उनके जहन में ये बात बिठाई जा रही है कि यहाँ चूंकि रामराज कायम हो गया था, तो शूर्पणखा को वो ऋषि साहब, वो आचार्य जी, वो लेकर के इस तरफ कुछ नहीं हो सकता। अब समंदर के पार चलिए, वहाँ जाकर उन्होंने अरब में जो सबसे बड़ा राक्षस था उससे शूर्पणखा की शादी करवा दी। और शूर्पणखा बहुत सुंदर थी, तो वो इतना मुंह ढका रहती थी क्योंकि नाक कटी हुई थी। तो मुसलमानों में जो ये नकाब का रिवाज है, ये इस वजह से है क्योंकि शूर्पणखा के वंशज हैं ये लोग। तो जितने हिंदू हैं वो रामजादे हैं, और बाकी जितने हैं उसमें मुसलमानों का नाम तन्हा नहीं लिया उन्होंने। मुसलमान, ईसाई और यहूदी, ये तमाम लोग जो हैं, ये शूर्पणखा और उस आदम नाम के, अब मैंने तो ये उनकी औलादें हैं। ये हमारे बच्चों में, देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। आज आपको स्कूलों की अक्सर खबरें आती हैं, हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में क्या हो रहा है, टीचर्स उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ खेलना नहीं चाहते, उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके जहन में ये बिठाया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो हैं ये राक्षसों की औलादें हैं, और राक्षस को मारना, राक्षस की लिंचिंग करना, इसको कत्ल करना, इसको सताना, इसको दबाना, परेशान करना, ये सब पुण्य के काम है। जितना सवाब चाहते हो, जितना पुण्य कमाना चाहते हो, इन लोगों को सताने का काम करो। तो ये हमारे जो अभी छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स भी नहीं है, बल्कि अभी टीन को भी नहीं पहुंचे वो, उनके जहन में जो बचपन में बात बैठा दी जाती है वो कभी निकलती नहीं है। तो इससे ये देश को कितना बड़ा फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि मुस्लिमों में ये कहा जाता है कि जो गैर मुस्लिम है उसको अगर मारो। हम कब मारते हैं? हमें ये बताओ कि हमने कब मारा है। मेरी बात ही हमने, तो आप तो वो बात कर रहे हो ना कि हमने मारा नहीं, आप हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। ये तो वो मार के कहता है कि वो मुसलमानों ने मार दिया, ये वही मार के कहता रहा कि मुसलमानों ने बम मार दिया। मेरा सवाल सुनिए आप, मैं ये कह रही हूँ कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जो चीज़ें हैं वो दोनों तरफ हैं। अब फिर यहाँ पर वही बात मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। मैं भी उसी जगह रहती हूँ जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, मेरे भी घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बेटा भी स्कूल जाता है,
तो अब अगर मैं यही उदाहरण दूं कि वहां तो ईद भी मनाई जाती है, अगर मैं यही उदाहरण दूं कि वहां तो बकरीद भी मनाई जाती है, तो फिर आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके पास जो डेटा आ रहा नहीं, है। जहाँ होता है वहां होता है, मैं मानता हूँ। तो यही तो मैं कहाँ होता है वो ऐसी चंद जगह हैं, और आमतौर से ये हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ आपने कि ऐसी चंद जगहें हैं, और यही बार बार मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ जो दोनों तरफ है। शायद मदरसों में भी ऐसा कभी कुछ होता होगा, शायद कभी किसी ने दुष्टता की ही वजह से ऐसी कोई बात लिखी होगी बुराई फैलाने के लिए। किसी एक मदरसे का नाम बताइए। मदरसे तो ये कहा गया कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। इतनी देर से मैं नाम पूछ रही हूँ तो आपने एक नाम नहीं बताया। अब जैसे ही मैंने मदरसे का नाम लिया तो आपने कहा किसी एक मदरसे का नाम आतंकवाद का अड्डा। आप पहले बताइए। मैं तो नाम बता रहा हूँ, कितने स्कूलों में आपके सामने है, कितने स्कूलों में टीचर्स ने बदतमीजी की है, कितने स्कूलों में मारपीट की है, कहानी कितने जो हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही है आपके मुताबिक, जो हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाई जा रही है, वो कहाँ पढ़ाई जा रही है? अब आप नाम बताएं। अब आप नहीं बता पाएंगे। मैं किसका नाम बताऊं? एक नाम बताऊं? यही मैं कह रही हूँ तौकीर साहब। इल्जाम मतलब इल्जाम कैसे? मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये सारा कुछ माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में हो रहा है। ऐसे नहीं कैसे चलेगा तौकीर साहब? मेरे मुंह में जो आए मैं उठ के पड़ोसी के लिए बोल दूं, मैं उठकर बगल में गाड़ी वाला चल रहा है बोल दूं, ऐसे तो नहीं। आप देखिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो तमाम चीजें खुलकर सामने वो खुद दिखा रहे हैं, वो छुपा नहीं रहे, वो अपनी तमाम चीजें खोल के दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान विरोधी हैं। रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उसके ऊपर कितने मुकदमे लिख दिए गए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि मुसलमानों के दिल का आजादी करने का काम किया है। सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए जो मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, या नहीं लेना चाहिए? मुख्यमंत्री खुद जाके कहता है कि तुम्हारा बाल बिका नहीं हो सकता, कितने ही मुकदमे लिख जाएं। किसको कहा? कौन है वो रामगिरी जिन्होंने रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की, बेहुदा कलमात बके, उन पर कितने मुकदमात लिखे गए, लेकिन उनको गिरफ्तार करने को न भारत की सरकार तैयार है, न प्रदेश की सरकार तैयार है। तो मुसलमानों का जैसे भी दिल दुखाया जा सकता है, जैसे भी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो तमाम काम किए जा रहे हैं। और हमारे देश की सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि कपड़ों से पहचानो इनको। ये अब हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपने देश से मोहब्बत करते हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं रहने वाले हैं। तो अब भी मैं तमाम इल्जाम छोड़ दीजिए। हाँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक मजहब के प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ सनातनी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके प्रधानमंत्री हैं। आपको सबके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, बराबरी का व्यवहार रखना चाहिए। ये काम अगर प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है तो राजधर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। और राजधर्म का पालन करना ये हम नहीं सिखा सकते, ये तो माननीय नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हैं, उनको तमाम ज्ञान है, उनको समझना चाहिए इन चीज़ों को कि वो सिर्फ किसी एक समाज के या किसी एक मजहब के प्रधानमंत्री हैं या देश के तमाम लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ये उन्हें साबित करना चाहिए, दिखाना चाहिए। जैसे आप उनके खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, वैसे ही बहुत से ऐसे मुसलमान हैं। मदनी साहब, उनका हालिया बयान सुना आपने? वो उनके पक्ष में है। मैं किसी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना मैं चाहता। तो ये कहना चाह रही हूँ कि अगर एक धर्मगुरु कुछ कहे, मुस्लिम एक्टिविस्ट कुछ कहे, तौकीर रज़ा साहब जिन्हें मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर उनको मानूंगी, तो आप एक बात कह रहे हैं, मदनी साहब दूसरी बात कह रहे हैं। मदनी साहब से एक सवाल आप मेरी तरफ से ये कर लेना कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में जितने बम ब्लास्ट हुआ करते थे वो ब्लास्ट मुसलमान किया करते थे या मुसलमानों के ऊपर झूठा इल्जाम था? ये मदनी साहब वजाहत करेंगे इसकी वजाहत मैं नहीं कर सकता। दूसरा सवाल, कुछ और सवाल बताइए ना। ये तो मतलब हमने इतनी चर्चा कर ली, सवाल तो आपने कर रहा है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मदनी साहब ने अभी हाल ही में कहा है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को स्वीकार नहीं करते हैं। हम जमहूरियत को स्वीकार करते हैं। हिंदुस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बची है?
मुसलमान है उसके थाने में उसकी मदद नहीं होगी, उसकी सरकार मदद नहीं करेगी, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है। मैं तो जमहूरियत की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क में इस्लामी कानून लागू कर दो, लेकिन जो संविधान है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके मुताबिक तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। मदनी साहब ने जो बात कही है वो उसके जवाब दे मदनी साहब हैं। मैं अपने देश में लोकतंत्र की बात करता हूं और लोकतंत्र की हिमायत करता हूं। हाँ। और अपने देश के संविधान से प्यार करता हूं। हाँ। और संविधान के समर्थन में मुझे जो कुर्बानी देना पड़े देने के लिए तैयार हूं। हाँ। लेकिन चलना देश के संविधान से ही है ना, शरीयत कानून के हिसाब से नहीं है। लोकतंत्र अपने देश के संविधान से ही चलता है और संविधान के मुताबिक हम चलते हैं। हम कभी अपना कानून, मैं ये कहता हूं आपसे, मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी तक है, अदालतों को उन्हें मानना चाहिए। अभी तक दूसरा कानून नहीं बना है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभी तक खत्म नहीं किया गया है। इसके बावजूद अदालतों में इस किस्म के फैसले हो रहे हैं जो पर्सनल लॉ है, इसके बावजूद वो फैसले पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहे। हम सब्र कर रहे हैं। कानून यह है कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर, वो मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाह हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई सुनवाई किसी कोर्ट में नहीं की जाएगी। कानून यह है। लेकिन कोर्ट में मस्जिदों के खिलाफ सुनवाई भी हो रही, यहाँ तक कि अजमेर शरीफ की दरगाह भी अब कोर्ट में सुनी जा रही है। और उस पर ये उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मंदिर, कौन सा मंदिर मैं भूल रहा हूं, वो मंदिर है। तो ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र है, संविधान है। संविधान की मौजूदगी में, संविधान के खिलाफ अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, इन तमाम को अगर नरेंद्र मोदी वाकई ईमानदार हैं और देश के संविधान से प्यार करते हैं, लोकतंत्र से प्यार करते हैं, तो नरेंद्र मोदी को वो तमाम मुकदमात जो अदालतों में मस्जिद और दरगाहों के चल रहे हैं, उन तमाम को रद्द करवाना चाहिए, क्योंकि संविधान के मुताबिक नहीं है वो तमाम मुकदमात। संविधान ही ये कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। करो, संशोधन जब हो जाए तो तुम जो चाहो करो, लेकिन अभी संशोधन नहीं हुआ है। अभी कानून मौजूद है। जब तक कानून मौजूद है तब तक उस कानून के मुताबिक अदालत को भी चलना पड़ेगा, सरकार को भी चलना पड़ेगा। चलना चाहिए, लेकिन नहीं चला जा रहा है। हमारी मस्जिद पर सर्वे भी हो रहा है, हमारी मस्जिद पे मुकदमा भी चल रहा है, हमारी मस्जिद पे तारीखें भी पढ़ रही हैं। क्यों पढ़ रही हैं? किस वजह से पढ़ रही हैं? सरकार के दबाव में अगर अदालतें भी काम करने लगेंगी तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? तो अलोकतांत्रिक सरकार है, इसे जमहूरियत से, लोकतंत्र से कोई मोहब्बत नहीं है। यह सिर्फ एक समाज की, एक धर्म की सरकार अपने आप को समझते हैं। मैं ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो अपनी असल जिम्मेदारी है उसको पहचाने और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री आए, वो इस बात को तस्लीम करें। और उन 140 करोड़ में हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। एनआरसी को लेकर क्या कहेंगे आप? मदनी साहब ने अभी ये भी बयान दिया है कि एनआरसी लागू कर दी जाए। तौकीर रजा साहब क्या कहते हैं? तो मदनी साहब ने जो कह दिया वो कर दीजिए। हम किसी कीमत पे तैयार नहीं है एनआरसी के लिए। आज तक एनआरसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? और आज ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो एनआरसी की जरूरत पड़ रही है? किस वजह से? मस्जिदों पे बुलडोजर चलाने के लिए, मुसलमानों से कागजात पूछे जाने के लिए। अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि सरकार नहीं जा रही है, पुलिस नहीं जा रही, प्रशासन नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ आतंकवादी भगवा लिबास पहन के मस्जिद में जाता है और मस्जिद में कहता है कि कागज कहां है मस्जिद के। ये कौन सा देश है और किस किस्म का कानून है यहाँ पे? आतंकी की परिभाषा क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये आतंकवाद नहीं है? मेरे घर में, मेरी मस्जिद में जाके और मुझसे कागज मांगने का तुझे किसने इख्तियार दिया? सरकार जवाब तलब कर सकती है। हम जवाब दे हैं, सरकार जवाब तलब करे कि मस्जिद कहां से आई और इस मस्जिद के कागजात है कि नहीं है।
नहीं वो भगवा कपड़े पहन के और अपने आप को हिंदूवादी संगठन का नेता बता के हमारे यहाँ आएगा। हमने सब्र किया, उसको धक्के देकर जूते मारकर निकाला नहीं। ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। हमने उसको जूते मार के निकालना चाहिए था, लेकिन हमने उससे मोहब्बत से बात की, क्योंकि हम अपने मुल्क के अमन अमान को खराब नहीं होने देना चाहते। तो हम सब्र की वजह से दब रहे हैं और हमें बुज़दिल समझा जा रहा है। ये अन्याय बंद होना चाहिए। अराजक तत्व और आतंकवाद, तमाम अराजकता, तमाम आतंकवाद की सरपरस्ती माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश की सरकार कर रही है। हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे देश की सरकार हमें अपना नहीं मानती है। हमारे साथ हमारे जो हुकूक हैं हमसे छीने जा रहे हैं। हमारे मदरसों में तालाबंदी की जा रही है, हमारी मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है। 2 कौड़ी का आदमी हमारी मस्जिद पे आता है और कहता है कागज दिखाओ। ये कौन सा न्याय है? और इसके खिलाफ कोई कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता, जबकि संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस संज्ञान नहीं लेती, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए संज्ञान नहीं लेती कि अगर मुसलमान है तो उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, और अगर हिंदूवादी संगठन का नेता है तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उसे खुली छूट है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ये आपने मान लिया है, और मान लिया नहीं, ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। और अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो मुझे इसका बहुत अफसोस है। अगर ये तमाम चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं और मेरे कहने के बावजूद आप मुझसे सबूत मांगते हो, मैं समझता हूं कि आपकी नजर मुझसे ज्यादा तेज होनी चाहिए इन तमाम चीजों के लिए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अराजक तत्व और आतंकवाद में फर्क जो है वो हम दोनों को महसूस होना चाहिए। आतंकवादी क्या राजक तत्व होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज का सबूत होता है, अराजक ही होता है। आतंकवादी भी अराजक होता है। वो 14 से पहले वो आतंकवाद किया करता था, 14 के बाद वो इस किस्म की तमाम बदमाशियां कर रहा है। और इन बदमाशियों को अगर बंद नहीं किया गया तो ये देश के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। और तमाम लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों की खास तौर से ये जिम्मेदारी है। अगर वाकई अपने देश से मोहब्बत करते हो तो देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाए रखना जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। अब फिर मेरे सवाल का जवाब तो मिला नहीं मुझे। ये तो फिर आपकी वाली बात होगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक चाकू मारने वाला, एक सामान छीनने वाला, एक चोर, एक गुंडा, उसे तो आप आतंकी नहीं कह सकते ना। वो आतंकी है, अराजक तत्व है वो। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर मैं आपके घर के सामने किसी को आतंकित करना, ये आतंकवाद है या क्या है? बहुत छोटी परिभाषा कर दी आपने। आतंकित अगर किया जा रहा है बना दिया। और मुसलमानों को, एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है। और ये आतंकित करने वालों की सरपरस्ती सरकार कर रही है। मैं अगर ये कहूं कि मैं आपके घर में यहाँ बैठी हूँ, मुझे अपना कागज दिखाइए, घर का कागज दिखाइए, तो मैं आतंकी हो गई। आप अगर मैं आपको नहीं, आपको क्या अधिकार है? पहले आप ये बताएं कि आपको अधिकार किसने दिया? मेरे घर के कागज पूछने के अधिकार किसने दिया? अच्छा, तो मैं आपके घर पे आके आपसे कागज मांग सकता हूँ? अच्छा, ये अखलाक के भी खिलाफ है, जब आतंक पे बात और ये कानून के भी खिलाफ है। जब आतंक पे बात करो तो आप अधिकार पे चले जा रहे हैं। ये अलग भाई, मसला हो आपने गया। कहा कि कागज जो पूछ रहा है, मैंने कहा, मैं सीधे शब्दों में आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं भी गाड़ी चला रही हूँ, बगल में आप भी गाड़ी चला रहे हैं, अब मेरी गाड़ी से टक्कर लग गई और मैं आपसे लड़ने लगी, तो क्या मैं आतंकी हूँ इसलिए कि मैंने मुसलमान को बोल दिया? बहरहाल बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो इस बात को तो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सवाल मेरे पास और हैं और वो तौकीर साहब रह जाएंगे। अभी देश में क्या है ना, महमूद मदनी साहब के कुछ बयान हैं, उनके ऊपर बहुत बवाल भी है, मुसलमान जानना भी चाहता है, और दो धड़ा तो देखिए हर जगह होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एनआरसी जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं उस पे फिर से, क्योंकि वो बड़ा लंबा हो गया था, तो संक्षिप्त में। महमूद साहब के आपने बार बार जिक्र किया, मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूँ। महमूद साहब के क्या बयान है मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहता। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हाँ, कि मुसलमानों की समस्या ये है, हाँ, कि मुसलमान के दुश्मन खुल के सामने आए हैं, हाँ, और मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी करने का काम किया जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे अपने जो लोग हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वो हमारे साथ, हमारे ज़्यादा बड़ी समस्या है। हम बाहरी लोगों से तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये घर के जो धोखा दिया जा रहा है,
कुछ लोग दरपर्दा हाथ मिलाए हुए हैं आरएसएस और सरकार से, और कुछ लोग खुलकर उनके साथ बैठना पसंद भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। महमूद मदनी साहब की बात आप कर रहे हैं? मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तमाम हमारी लेकिन वो समस्या शामिल वही लोग हैं। हैं, हमारी सब समस्या वही लोग हैं जो जो हमारे ऊपर हो रहे जुल्म देखने के बावजूद उस पर बोलने को तैयार नहीं है, और जो बोलने को तैयार, जो बोल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी नीयत ये है कि मैं मुसलमानों की हिमायत में बोलूं ताकि मेरी पार्टी मजबूत हो जाए। मैंने आपको बताया पार्टी मैंने भी बनाई थी, और ये 14 से मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर किया हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे चुनाव लड़ने से, मेरी पार्टी के चुनाव लड़ने से ये जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर किया। तो वो तमाम लोग जो मुसलमानों की तकलीफ़ों का बखान करके, बयान करके और अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वो भी हमारी समस्या हैं। महमूद मदनी साहब हैं समस्या? नहीं, ऐसे अब उनके सवाल पे आप ये जवाब देंगे तो मैं तो तमाम लोग अंदेशा जो इस किस्म का काम कर रहे हैं, हाँ। मुसलमानों के, तो वो कर रहे हैं महमूद मदनी ऐसे साहब? तमाम लोग, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, वो है ऐसे या नहीं तमाम तमाम लोगों में? अभी का हालिया जो उनका एटीट्यूड मैं देख रहा हूँ वो बहुत, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, और उनका ये तरीक़ा जो है बिल्कुल मुसलमानों को सख्त नागवार गुजरा है, और इस ऐसी चीज़ों से उन्हें परहेज़ करना चाहिए। अगर सरकार से आपको कुछ फ़ायदे हासिल करने हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है, आपके यहाँ बुलडोज़र चल सकता है, तो आप अपनी बात कीजिए, कौम की बात मत कीजिए, कौम पर अपने चीज़ों को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश मत कीजिए। तो महमूद मदनी साहब को सरकार बस से तमाम फायदा? लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर से महमूद मदनी साहब का जो अभी ताज़ा जो आया है मामला, उसके मुताबिक मैं ये कहता हूँ कि महमूद मदनी साहब अपने इस रवैये पे, अपने इस तरीक़े पर पुनर्विचार करें एक बार। मैं कोट कर देती हूँ उनकी बात को, अक्षरशः आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि एनआरसी लागू होनी चाहिए, अगर वो हमसे कागज़ मांगते हैं और अगर हम पर शक है तो फिर दिखा देते हैं, अगर शक है तब भी, अगर शक नहीं है तब भी। उनका ये कहना है, उन्होंने यही बात कही है, तो हम कागज़ दिखा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे, एनआरसी क्यों लाना चाहते हैं, उससे क्या लाभ क्या होगा देश का, वो ज़रा सा मुझे बता दें। मैं कौन शायद होती मैं समझ हूँ? नहीं, शायद मैं समझ नहीं पाया हूँ। मैं एनआरसी से असल में मकसद क्या है? मैंने सुना समझाने वाली कि बाहर के पाकिस्तान के जो सताए हुए हिंदू हैं वो यहाँ आए, उन्हें नागरिक, हम कह रहे नागरिकता दो, हम चाहते हैं उन्हें, मैंने नागरिकता की मांग की है कि जो पाकिस्तान से पीड़ित होके आया है और वो यहाँ पे पनाह लेना चाहता है, उसको पनाह दी जानी चाहिए, उसको नागरिकता दी जानी चाहिए, मैंने बाकायदा मांग की है। तो मुझसे कागज़ मांगने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है, महमूद मदनी साहब तो कागज़ दिखा देंगे, मैं दिखा दूंगा, वो ठेले वाला, वो सब्जी वाला, वो कागज़ कहाँ से लेके आएगा? तो महमूद मदनी साहब अपने कागज़ में मजबूत हैं, इसलिए वो एनआरसी की भी हिमायत करने लगे। तो आम आदमी जो इन तकलीफ़ों से गुजरेगा, उसकी तकलीफ़ों को देखने वाला कौन है? महमूद साहब तो नहीं आएंगे फिर, ना मैं उनकी कोई मदद कर पाऊंगा, क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं है, तो उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। अभी 28 लोग जो डाले गए, महमूद साहब ने उनकी कितनी मदद की है, उनके लिए क्या किया उन्होंने? सरकार से आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो 28 जो बिना कागजों के गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर आपने क्या एक्शन लिया, क्या सरकार से बात की और उनकी क्या मदद की? और आगे एनआरसी अगर लागू हो जाती है तो आगे जो ये तकलीफें परेशानियां आएंगी, उनका जिम्मेदार कौन होगा? मैं कागज कहां से लेके आऊंगा? मेरे पास तो कागज नहीं है, मैं कहां से दिखाऊंगा? महमूद साहब के पास कागज है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि लागू होनी चाहिए। मेरे पास कागज नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी था और इंशाल्लाह हिंदुस्तानी रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा।
मैं एनआरसी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं और एनआरसी का जितना विरोध मुझसे बन पड़ेगा वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। अब ये जो साफगोई वाला आपने जवाब दिया ना, यही मैं इतनी देर से चाह रही थी और इसीलिए चर्चा लंबी हो रही थी। अब मुझे आप ये बताएं, दूसरा उनकी तरफ से ये कहा गया है, अगेन मैं आपको अक्षरशः बता रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप के या मुस्लिम लीडरशिप के वो खिलाफ हैं। अब आपका क्या मानना है? तमाम मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने अपने आप बयान दे दिया कि एनआरसी की हिमायत करने का मतलब ये है कि वो तमाम मुसलमानों की मुखालफत करने का काम कर रहे हैं। वो रिक्शा वाला, वो ठेले वाला, वो कागज कहां से लेके आ गए, इस बारे में नहीं सोचा उन्होंने। वो टॉपिक क्लियर हो गया। हाँ, अब मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में या उससे थोड़ा बाहर निकल कर भी कहीं अपने आप को मुस्लिम लीडर बोल दे तो मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खुद को मुस्लिमों का लीडर ना कहें और ऐसी किसी लीडरशिप के मैं खिलाफ हूं। तो आप अगर असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का लीडर कह रहे हैं और इस तरह काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपको मुसलमानों को ये पैगाम देने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो इसका मतलब ये कि आप मुसलमानों का अपने आप को नेता समझते हैं, कायद समझते हैं, इस वजह से आप मुसलमानों को ये बयान दे रहे हैं, ये डायरेक्शन जारी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जो काम है, कुछ जगहों पे मैं भी इख्तलाफ करता हूँ। जैसे मैं जब असदुद्दीन का नाम, मैं अभी हैदराबाद होके आया, वहाँ भी ये बात मैंने उनसे कही, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तो उनकी बैरिस्ट्री से तो मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हुआ। बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं, बहुत काबिल शख्सियत हैं, इंटरनेशनल लॉ जानते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ आप जानते हैं और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ न्याय के पर्दे में कितना अन्याय किया जा रहा है। चारों तरफ त्राही त्राही है, मुसलमान परेशान हाल हैं, और आप इंटरनेशनल लॉ जानते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए था। ये तमाम शिकायतें उनके सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपको सिर्फ वोटों की सियासत करनी है, मुसलमानों के मसाइल हल हो जाएं, इस हद तक मैं भी ये मानता हूँ। वोटों की राजनीति वो कर रहे हैं। वोटों की अगर राजनीति होती है और हिंदू मुसलमान तकसीम की अगर राजनीति होती है, तो इस राजनीति की मैं भी मुखालफत करता हूँ। मैं एकता और भाईचारे में यकीन रखता हूँ। मैंने अपनी पार्टी को इसी वजह से सरेंडर किया है कि मैं मुसलमानों की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं देश के हित में काम करना चाहता हूँ। ओवैसी साहब कर रहे हैं। ओवैसी साहब हिंदू और मुसलमान आमने सामने खड़े करने का काम कर रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। ये मुसलमानों के लिए भी घातक होगा, हमारे देश के लिए भी नुकसानदेह होगा। तो आप भी उनकी लीडरशिप को खारिज मैं ऐसी हर लीडरशिप को जो तकसीम की बात करती है, जो बंटवारे की बात करती है और हिंदू मुस्लिम आमने सामने खड़ा करने की बात करती है, मैं ऐसी हर राजनीति का मुखालिफ हूँ। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का मुखालिफ हूँ, तो ऐसी राजनीति करने वाला अगर कोई मुसलमान पार्टी चला रहा है तो उसकी मुखालफत करना भी मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, हाँ, एक मामले में आपकी और महमूद मदनी साहब की तो यहाँ मुझे राय मिलती हुई दिखाई दी है। अब इसी का जो दूसरा मामला है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप की ही मैं बात नहीं मानता हूँ या नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहते हैं? नहीं, मुस्लिम लीडरशिप, मुसलमानों की लीडरशिप कौन करेगा? मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक जमाना हुआ करता था कि जो देश का नेता होता था वो सबका नेता होता था। हमें याद है इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, शास्त्री जी हुआ करते थे, तो वो देश के नेता होते थे। उसे हिंदू मुसलमान तमाम लोग अपना नेता मानते थे। अब जो हाल हो गया है, इसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर ये जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की भी है, और ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ये जिम्मेदारी महमूद मदनी की भी है कि इस किस्म का माहौल जो ख़राब करने का काम कर रहा है, मुसलमानों को अलहदा करने का काम जो कर रहा है, हम देश का हिस्सा थे और देश का हिस्सा रहना चाहते हैं, और देश का हिस्सा रहने का मतलब यह है कि हम अपने देशवासियों के साथ
प्यार मोहब्बत का मामला अगर नहीं रखेंगे तो हम अपने देश का नुकसान करेंगे। मुस्लिम लीडरशिप की बात मैं कर रही थी, कौन है बड़ा मुस्लिम चेहरा? नहीं, ये आपकी नजर ये में आप कैसे कह सकते हैं कि कौन है बड़ा चेहरा और कौन है छोटा चेहरा? मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। जो ईमानदार है वो हमारा नेता है, और अगर उस ईमानदारी में कहीं भी अगर छौका भी लगा हुआ है अंदर से, और मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग सामने से हाथ मिलाए हुए हैं, कुछ पर्दे के पीछे से हाथ मिलाए हुए हैं, ये दोनों हमारे लिए, मुस्लिम लीडरशिप के लिए और मुसलमानों के लिए बेहद घातक है। कौन नहीं है घातक? कौन है ऐसे ईमानदार? तमाम नहीं, ऐसे तमाम लोग जो इस किस्म के काम कर रहे हैं वो हमारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का, और देश का भी नुकसान इसी में है, क्योंकि एकता और भाईचारे में ही देश का भला है और देश की तरक्की और खुशहाली है, और देश की दुनिया में जो इज्जत है उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को इसी शक्ल में बनाए रहिए, मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले रहने दीजिए, और अपने इस गुलदस्ते की शक्ल बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। इसमें किसी को नेता मानने या ना मानने का कोई सवाल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सियासत कर रहे हैं, सियासत कीजिए, सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासत बांटने की नहीं होनी चाहिए, मिलाने की होनी चाहिए, भाईचारे की होनी चाहिए। और मुसलमानों की तकलीफ और परेशानी का रोना रोकर अगर आप मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं तो खालिस मुसलमानों के वोट से अगर आप काम कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो। मैं भी एक पार्टी था, लेकिन जब मैंने हालात देखे तो मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर किया। असदुद्दीन ओवैसी को भी इस वक्त और इस हालात को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी को सरेंडर करना चाहिए और मुत्तहिद होकर देश की हिमायत में तमाम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी पार्टी अलग चलाने का मतलब यह है कि आप मुसलमानों को अलग ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम हिंदुस्तानी मिलकर मुत्तहिद होकर रहें। तो देश को बांटने का या मुसलमानों को बांटने का जो काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम बंटवारे का जो काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि वो मुसलमानों का दोस्त हो ही नहीं सकता। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या महमूद मदनी साहब हो, दस्त अगर आपने उनसे हाथ मिलाया हुआ है तो हमें अपना कोई कारनामा दिखाइए कि हमने इनसे दोस्ती करके मुसलमानों का ये काम किया है, मुसलमानों को ये फ़ायदा पहुंचाया है। मैं ये देख रहा हूं कि दोस्ती आपने अपने फ़ायदे के लिए की है, और दुश्मनी जो की जा रही है वो भी अपने फ़ायदे के लिए की जा रही है, मुसलमानों के फ़ायदे के। मुसलमानों की तकलीफ़ों का किसी को कोई एहसास नहीं। बड़ा मशवरा दिया है आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को। नहीं, मैंने पहले करके दिखाया है। हाँ। मेरी पार्टी थी और असदुद्दीन ओवैसी से बहुत पुरानी पार्टी है मेरी। मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए। असदुद्दीन ओवैसी 14 में आए हैं, हैदराबाद से पहले कभी वो बाहर नहीं आए। असदुद्दीन ओवैसी 14 से बाहर आए हैं, और लोग ये पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि 14 से पहले आप क्यों नहीं आए। नरेंद्र मोदी भी 14 में आते हैं, आप भी 14 में आते हैं। समथिंग इज ब्लैक। लोग कह रहे हैं इस बात को। जवाब हमें नहीं देना है, जवाब आपको देना है, असदुद्दीन ओवैसी को देना है। तो जो लोग ये कहते हैं कि दरपर्दा कुछ ना कुछ समथिंग इज ब्लैक, तो उसकी वजाहत असदुद्दीन ओवैसी को करनी चाहिए। ये इश्क़ रसूल के नाम पर अगर आप वोट लेना चाहते हो तो ये इश्क़ रसूल के नाम पर हिंदू वोट तो आपके साथ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि आप हिंदुओं से मुसलमानों को अलग कर रहे हैं। तो हम हिंदू और मुसलमान एकता की जो बात करता है, भाईचारे की जो बात करता है, वही सच्चा देश प्रेमी है, और वही सच्चा मुसलमानों का हमदर्द और हिमायती है। अब एक और बड़ा मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट का, उस पर क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, बिजली बेच दी, सब कुछ तो बेचते चले जा रहे। अब उनके पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनको, अरे ओ हो, इतनी बड़ी जायदाद है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको किस तरह से हथियाया जाए। अब अगर इसको अमेंडमेंट करिए, अच्छा है, अगर वाकई आप हमदर्द हो तो हमारी जितनी वक्फ की जायदादें
आपने कब्जा की हुई है, सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, अंबानी जी की बिल्डिंग बनी हुई है, ये तमाम पहले रिलीज करा के दो। अगर वाकई तुम हमदर्द हो तो पहले हमारी ये जायदादें रिलीज करा के दो, उसके बाद तुम कहो कि हम अमेंडमेंट करना चाहते। अगर वक्फ में कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप डायरेक्शन जारी कीजिए। वो खुद मुख्तार, वक्फ बोर्ड खुद मुख्तार नहीं है, सरकार ही चलाती है, सरकार ही चलाती है। लेकिन सरकार ये चाहे कि कौन हिंदू तैयार हो जाएगा इस बात के लिए कि राम मंदिर की कमेटी में मुसलमान भी शामिल हो जाए, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमान शामिल हो जाए, ईसाई शामिल हो जाए, कोई सिख शामिल हो जाए। हमारे ट्रस्ट में, हमारे औकाफ में आप डीएम को भी शामिल करेंगे, गैर मुस्लिमों को भी शामिल करेंगे। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का न्याय है ये? तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मजबूती के साथ। अगर महमूद मदनी साहब आवाज़ नहीं उठाते तो आपकी तो दोस्ती है, आपके ताल्लुकात हैं, आप अपनी बात वैसे ही मनवा लीजिए, हम आपके साथ हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के मुसलमान इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यूसीसी बार बार कहा जाता है, यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? पर्सनल लॉ है लेकिन उसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। तो यूसीसी बाकायदा रन कर रहा है, काम कर रहा है, बस उसकी घोषणा होना बाकी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग करने का काम करो, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का काम करो और आप मुसलमानों की सरपरस्ती। लेकिन मुझे अपना एक कारनामा बताइए कि आपने मुसलमानों को यह फ़ायदा पहुंचाया। महमूद मदनी साहब बताएं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बताएं, या जितने वो तमाम लोग। कोई कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर आप अगर नहीं है तो आप मुसलमानों के हिमायती नहीं हैं। अपने मुल्क से मोहब्बत अगर आप करते हैं, अपने कौम से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। घर पे बुलडोज़र चल जाए परवाह मत करना, लेकिन अपनी कौम के साथ तुम्हें खड़े होना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और खड़ा अगर वोटों के लिए होते हो, तुम अपने किसी काम के बदले में अगर वोट मांग रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम वो मजदूर हो जो दिन भर फोड़ा चलाने के बाद शाम को मजदूरी मांगता है। तो मजदूरी पे हमें लोग नहीं चाहिए हैं, हमें खिदमतगार चाहिए। जो सच्चे खिदमतगार होंगे वही बड़े नेता बनेंगे, उन्हीं को नेता माना जाएगा। इसमें सबसे बड़ा भय क्या है, डर क्या है वक्फ अमेंडमेंट में जो आप इसको नकार रहे हैं? तो इसमें तौक़ीर रज़ा साहब का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा नहीं, हमें डर कोई नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम डरने वाली कौम नहीं है, सब्र करने वाली कौम है और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली कौम है। और हमने लिंचिंग बर्दाश्त की, तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त की और बर्दाश्त कर रहे हैं। मस्जिद तोड़ देते हो, हम बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। रात में बुलडोज़र आता है, मस्जिद गायब कर देते हो, दरगाहें गायब कर देते हो, हम सब्र करते हैं। हमने अभी तक कोई रिएक्शन इसलिए नहीं दिया है कि हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में बदअमनी का माहौल बने। हम अपने मुल्क में अमन बनाए रखना चाहते हैं, बुज़दिल नहीं है, लेकिन अपने देश से प्यार करते हैं। और जो हमारी इस खामोशी को हमारी बुज़दिली समझ रहे हैं, उनको उनकी ये गलत फहमी, उन्हें अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए। क्योंकि हम अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए जब शहादत दे सकते हैं तो इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ भी शहादत देने का हमारे अंदर जज्बा है। लेकिन हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, इसलिए खामोश बैठे हैं। और हमारे सब्र का इम्तिहान लेना ये आपको ज़ेब नहीं देता है। आपकी सरकार है, आप अपने सरकार चलाइए, कायदे से चलाइए। हम आपकी सरकार में कहीं दखल नहीं देते हैं। हमारे मामलात में आपको हमारे मामलात की हिफाजत करना चाहिए। और अगर आप हमारे मामलात में दखल दे रहे हैं, हमारे औकाफ में आप अगर डीएम साहब को शामिल कर देंगे, अगर गैर मुस्लिम लोगों को शामिल कर देंगे, हम अपने किसी ट्रस्ट में, हम अपने किसी वक्त में ये बात बर्दाश्त करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि बाकी जगहों पे आपने ये काम नहीं किया है। अगर आपने किया होता तो थोड़ी देर के लिए सोचा जा सकता था। लेकिन आपकी नीयत खराब है, आप बेईमान हैं, आप हमारी जायदादों पर, हमारे औकाफ पर बदनीयती से ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अमेंडमेंट की हद दर्जा मुखालफत की जाएगी। जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जाने का काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।
एक आखिरी चीज़, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप दुरुस्त करें, ये अजमेर की जो दरगाह है वो शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अगर मैं बरेली की बात करूँ तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है नहीं, या फिर वो पूरा वक्फ के या कमेटी के, नहीं, किसके पूरा अंडर आती है? हिंदुस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। हाँ, उसमें कोई मंदिर अलग है या कोई मस्जिद अलग है या कोई दरगाह अलग है, ऐसा नहीं है। ये पूछने का मकसद मेरा सिर्फ ये था औकाफ कि के हवाले से, वक्फ के हवाले से पूछ हाँ, रही ना। ये मेरा पूछने का मकसद ये था कि डर कहीं ये तो नहीं है कि वो सारी दरगाह जो वक्फ के अंडर आती हैं उन्हें फिर छीन लिया जाएगा या सरकार का उस पर कब्जा हो जाएगा, और उसमें बरेली की भी दरगाह है। नहीं देखिए, बरेली का सवाल ही नहीं है। हाँ, बरेली का कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। आप अपनी नीयत वाज़ेह कीजिए। आपको अपनी नीयत बतानी चाहिए कि असल में आपको वक्फ में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको दुरुस्त करना है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर वक्फ को आप इस अंदाज में चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम किसी कीमत पे तैयार नहीं है। उसमें कुछ तब्दीली अगर करना चाहते हैं, आप कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करना चाहते हैं, वक्फ के मुतवल्ली अगर अपनी जायदाद के तौर पर वक्फ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन वक्फ को आप, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसको इस तरह कब्जा नहीं कर सकते। अमेंडमेंट के जरिए जो कब्जा करने की कोशिश, आप तो एक मस्जिद में सिर्फ एक फव्वारा लगा हुआ है, उस मस्जिद पे आप दावा कर देते हो कि यहां शिवलिंग है, हमें ये मस्जिद चाहिए। फिर जब आपका डीएम हमारे वक्फ पे बैठा होगा तो कौन सा कब्रिस्तान तुम्हें चाहिए, कौन सी मस्जिद तुम्हें चाहिए, कौन सी दरगाह तुम्हें चाहिए, डीएम के सब अधीन आ जाएगा। हमारी जायदाद पे हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। अगर कहीं गलत काम हो रहा है, सरकार को डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनको दुरुस्त किया जाए। सरकार की बात मानी जाएगी, सरकार की उस डायरेक्शन पे अमल किया जाएगा। तो सरकार अपनी नियत पहले वाजे करे कि वो असल में करना क्या चाहती है। वो 3000 मस्जिदों की लिस्ट लेके घूम रहे हैं 1 बाय 1। हमें अयोध्या ले ली, अभी हमें मथुरा और काशी बाकी है। 3000 मस्जिदों की लिस्ट लेके घूम रहे हो। इसका मतलब यह कि बाद में तुम्हें फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो तमाम मस्जिदें तुम्हारे अंडर में आ गई, अब तुम जो चाहो करो। तो ये जो तुम्हारी नियत है, और अगर हम गलत समझ रहे हैं तो हमें समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें समझाओ कि तुम्हारी असल में नियत ये नहीं, बल्कि तुम हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, देश के साथ हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह गासिबाना कब्जा करोगे तो किसी भी कीमत पर और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका विरोध भरपूर तरीके से विरोध किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब। मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत से टर्बुलेंस आने वाले हैं, पर मुझे लगता है उसके बाद अब तो सेफ लैंडिंग होने वाली है ना हमारी। चलिए, अब ये तो आप समझे। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब इतना समय भी देने के लिए, और वो तमाम बातें जो मुझे लग रहा था कि शायद मैं पूछूंगी तो आपको गुस्सा आएगा, आप नाराज़ होंगे, तो वैसा नहीं करने के लिए बहुत शुक्रिया तौकीर साहब।